हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक समझने वाले हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने प्रैक्टिस टेस्ट का यूज़ किया है। प्रैक्टिस टेस्ट सपोर्ट मटेरियल में गिवन होते हैं और इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होते हैं। हम इस वीडियो में सपोर्ट मटेरियल से के सॉल्यूशंस ऑब्टेन करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा चैप्टर को करने से पहले जो भी इसमें बेसिक्स यूज़ होने वाले हैं। तो क्या क्या बेसिक्स इसमें यूज़ होने वाले हैं देखते हैं। पहला बेसिक यूज़ होने वाला है एंगल्स। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको पिलर बोल दिया मैंने, पिलर है एक। ये पिलर जो है इसके टॉप होता है और इसका बॉटम होता है। ओके, इसको कहा जाता है टॉप ऑफ द पिलर और इसे कहा जाता है बॉटम ऑफ द पिलर। बॉटम ऑफ द पिलर, ये बात आप जानते हैं। तो अगर मैं एक पिलर के टॉप को ग्राउंड से देखता हूँ, जब ऊपर देखता हूँ, तो ऊपर देखने की वजह से एक एंगल बनता है। किसके साथ? हॉरिजन के साथ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ एक एंगल बनता है। जैसे यहाँ देखिए, ऊपर देखने की वजह से, ऊपर देखने की वजह से हॉरिजॉन के साथ एक एंगल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर ऊपर से नीचे देखा जाए, ऊपर से कोई चीज़ ऊपर है मान लेते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ है, उसे जब नीचे देखा जाएगा और सामने हॉरिजन में देखा जाएगा तो ऐसा देखने से एक एंगल बनता है, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो नीचे देखने से और सामने देखने से एक एंगल बनता है जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये दो एंगल्स आपको पता होने चाहिए अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात आपको जो समझनी है यहाँ पर, एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये शायद आपने ना सुन रखी हो बात। एक ऑब्जेक्ट भी एंगल बना सकता है। यहाँ पे हम टॉप के एंगल ऑफ टॉप देख रहे हैं, एंगल ऑफ बॉटम देख रहे हैं किसी चीज़ का है, ठीक है। तो यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, साथ में एक एंगल और होता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ये वो ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पर बना रखा है। इस ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा है, तो पहली बात, एंगल बनाने के लिए हमें दो लाइन चाहिए होती है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं तो एक लाइन हॉरिजन होती है और दूसरी लाइन ऊपर देखकर बनती है। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं तो एक लाइन नीचे होती है और एक लाइन सामने देखकर हॉरिजन में देखकर बनती है। ठीक उसी प्रकार से जब एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है तो कहीं ना कहीं बनेगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है, तो कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट के दोनों एंड से लाइन निकलती हैं और वहाँ मीट कर जाती हैं जहाँ पर एंगल बन रहा है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में गिवन होते हैं। इस सपोर्ट मटेरियल में, इस प्रैक्टिस टेस्ट में जो मैं कराने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। साथ में हम जो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को यूज़ करने वाले यहाँ पर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक में मानकर चल रहा हूँ, आपको क्लियर होगा क्या क्या होता है साइन थीटा, क्या क्या होता है कॉस थीटा, क्या टेन थीटा है। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यूज़ लिखता हूँ। ये 9 वैल्यूज़ ही हैं जो हमें यूज़ होने वाली हैं, तो इसको याद करने के तरीके के हिसाब से मैं यहाँ लिखता हूँ। पहली बात आपको याद रखनी है, क्या? मिड वैल्यूज़, यानी कि 45 वाली वैल्यूज़ याद रखनी है आपको। जैसे साइन की और कॉस की सेम ही होती है, और सेम को डिवाइड करते हैं तो 10 मिलता है, तो 10 45 1 होती है। अगर तीन वैल्यूज़ याद हो गई तो फिर लेफ़्ट की याद कर लो। अगर साइन के लेफ़्ट में जाते हैं तो 1/2 आता है। ऐसे ही अगर हम 10 45 के लेफ्ट में जाते हैं तो 1/√3 आता है। ये याद हो गया। अब देखो, अगर हम साइन के राइट में जाते हैं तो हमें √3/2 मिलता है। अगर हम 10 के राइट में आते हैं तो हमें √3 मिलता है। अब कॉस की वैल्यू साइन के रिलेट कर कर याद हो जाती है। 1/2 का 1/2 और साइन 60 का √3/2। 10 की वैल्यू तो देखो, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1/√3, ऐसे ही याद हो जाएगी। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे √3 बचेगा, ये वैल्यू आपको वैसे ही याद हो जानी है। ये हम यहाँ पर बेसिक अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी, मैंने यहाँ मेंशन कर दी थी ताकि मैं बताना आपको भूलूँ नहीं, वीडियो के बीच में फिर बताता हूँ मैं आपको। अगर इस चैप्टर को, आपको उस चैप्टर पे महारत हासिल करनी है, अगर आपको इसमें जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, क्वेश्चंस को समझना है, सीखना है, तो आपको दो ही चीज़ों पर फोकस करना है। एंगल किसका और कौन सा, मतलब एंगल टॉप का है या बॉटम का है, एंगल डिप्रेशन है या एलिवेशन। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए पहली बात। यानी कि एंगल किसका मतलब टॉप का या बॉटम का, कौन सा, एलिवेशन है या डिप्रेशन है। ये बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। साथ में आपको क्या क्लियर होना चाहिए, एंगल कहाँ से बन रहा है। जैसे देखो, ज़रूरी है कि टॉप का एंगल बन रहा है तो नीचे से ही कहीं से बनेगा, नीचे ग्राउंड से बनेगा। ग्राउंड की जगह हो सकता है कोई और छोटा टावर यहाँ पर है, वहाँ से बिल्डिंग का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, कुछ भी पॉसिबल है। तो आपको यहाँ समझना सीखना पड़ेगा कि एंगल किसका है और कौन से एंगल की बात हो रही है और एंगल कहाँ से बन रहा है।
कहाँ से बन रहा है भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हो सकता है एंगल किसी के टॉप से बन रहा है और टॉप का ही बन रहा है, हो सकता है एंगल किसी चीज़ के बॉटम से बन रहा है और टॉप का बन रहा है, हो सकता है एंगल किसी टॉप से बन रहा है बॉटम का, हो सकता है एंगल किसी टॉप का बन रहा है, ठीक है, टॉप से बन रहा है, टॉप से, और बन किसका रहा है, बॉटम का बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम। तो ये बात पे आपको फोकस करना है, ये क्वेश्चन करते करते हमें समझ आ जाएगी। चलिए आ जाते हैं आप क्वेश्चन पर। ओके, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, इस बार वीडियो बनाने का तरीका थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मेरे ख्याल से अब ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं किसी पीडीएफ मतलब किसी सॉल्यूशन में आपको बहुत ज़्यादा लिखता हुआ नजर आऊँ तो इसका मतलब ये नहीं है आप एग्जाम में भी लिखेंगे, मैं समझाने की वजह से पूरा पूरा लिखता हूँ। 1 नंबर के क्वेश्चन में आंसर इंपॉर्टेंट होता है, तो आंसर पे फोकस करेंगे। कहता है एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, ठीक है, अ पोल विच इज 6 मीटर हाई, एक पोल जो कि कितने मीटर हाई है, 6 मीटर। फिगर बनाते हुए चले। कास्ट अ शैडो, कास्ट का मतलब बनाना होता है, शेडो बनाता है, ये बना दी इसने शेडो। शेडो बनाई कितनी, 2√3 मीटर के बराबर इसने शेडो बनाई। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बनाई, ग्राउंड पे बना रखी हमने। व्हाट इज द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर सन यहाँ पर है, मान लेते हैं सन ये रहा, और इससे बन रही है शेडो, ये शेडो बन रही है, तो शेडो अगर बनी होगी तो देखो सन कहाँ है, सन तो यहाँ है। अगर यहाँ ऊपर की तरफ एक सन को देखा जाएगा, ऊपर की तरफ देखा गया, हॉरिजॉन्टल पर देखा गया, तो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर, जिसे कहेंगे हम सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे कहा जाएगा सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें ये थीटा पता करने की क्या है, देखो थीटा के सामने वाली साइड और नीचे वाली साइड दे रखी है, बेस दे रखा है बराबर वाली साइड और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो आपको पता है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस। तो P अपॉन बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है P अपॉन बी। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें P की वैल्यू दे रखी है 6, हमें B की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2√3, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। अब 3/√3 को डिवाइड करना भी बहुत आसान है, यहाँ पे पावर 1 है और इसका मतलब होता है पावर आधी, 3 की पावर 1 और 3 की पावर हाफ, ओके। और डिवाइड में पावर क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो डिवाइड में पावर घटेगी तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस हाफ, एक में से आधा जाएगा, आधा आएगा, ये तो √3 ही आ गया। तो टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, अभी मैंने यहाँ लिखा था, टेन थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री पर। तो थीटा बराबर क्या आना चाहिए यहाँ पर, 60 डिग्री। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब मैंने इसमें अभी भी प्रॉपर लिखा है, आपको अगर डायरेक्ट नजर आ रहा है इससे कटेगा और यहाँ पर √3 आ जाएगा तो वो लिख दें, मैं तो कैलकुलेशन समझाने के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो उनको भी सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहीं पर √3 लिख सकते थे और बता सकते थे कितनी वैल्यू आने वाली है, ओके, और वो भी नहीं लिखते, डायरेक्ट थीटा की वैल्यू लिख देते इसे देख कर, तब भी चल जाता। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द हाइट ऑफ अ टावर इज 100 मीटर, टावर की हाइट कितनी है, 100 मीटर। तो एक टावर बनाते हैं, ये बन गया टावर जिसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर इसकी हाइट है, इसको ए बी नाम दे देते हैं। फिर कहता है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि सन मान लो यहाँ पर मान लोगे तो यहाँ से लाइन बनाएंगे, यहाँ पे सन मान लोगे तो इधर से लाइन बनेगी, तो मान लेते हैं ये हो गया, यहाँ पर कहीं सन होगा, ठीक है, ऐसे करके एज्यूम कर लेते हैं। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 30 डिग्री, कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री। देन व्हाट इज द शेडो ऑफ द टावर, हमसे पूछा क्या है, टावर की शेडो पूछा है हमसे, BC पूछ रखा है, ये क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर निकालें। थीटा के सामने वाली साइड दे रखी है, बराबर वाली साइड निकाली, यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, किसका रेशियो लगेगा, 10 का, यहाँ 30 डिग्री दे रखा है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, टेन 30 बराबर किसकी होगा, P अपॉन बी। पी की वैल्यू कितनी है, 100, किसकी निकालनी है, बी की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, अभी हमने यहाँ पे लिखा था अगर आपने देखा हो, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, बी की मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे, 100 की मल्टीप्लाई √3 से करा देंगे, तो हमारी क्या पूछा था क्वेश्चन ने, शेडो की लेंथ बतानी है, व्हाट इज द शेडो पूछा था, लेकिन हम लेंथ ऑफ शेडो लिख देते हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ शेडो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/√3 मीटर, ओके।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे रेंडमली कुछ भी निकाल देंगे अगर आप सही लॉजिक लगाकर और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। बहुत सारे एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन दे रखे हैं इसने, देखिए सन वाले। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन शैडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई इज √3h। तो इसने पूछा क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है सन का, एंगल ऑफ एलिवेशन सन का पूछ रखा है, जब कंडीशन दे रखी है जब जो है शेडो ऑफ द पोल कितनी है √3h, ठीक है। तो इसने एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसने पूछा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि मान लो यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, ओके, उसका बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे बन रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मान लेते हैं। और इसने कहा शेडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई, h मीटर हाई क्या है, पोल है, शेडो क्या है इस √3h। यहाँ ध्यान से देखना, वैन द शेडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई, पोल कितना है h मीटर हाई, ठीक है, ये स्किप नहीं करना है, अगर h ये रह गया और पढ़ दिया आपने से दिक्कत हो जाएगी। तो पोल h मीटर हाई है, तो अगर हम इस पोल को हटा दें यहाँ से, हम अपनी वही जुगाड़ वाली इंग्लिश का मीनिंग निकालेंगे, देखें। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो इसने कहा है वैन शेडो, शेडो इज √3h, समझ आ रही है, शेडो इज √3h, आपको ये पढ़ना है, ये तो पोल के बारे में बता रखा है, पोल h मीटर हाई, पोल के बारे में बात बता रखी है, ठीक है। अब निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, देखो परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, टेन थीटा का रेशियो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, टेन थीटा बराबर p/b होता है, p की वैल्यू है h, b की वैल्यू है √3h, और यहाँ पे लिखता है उसने टेन थीटा, h से h कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया यहाँ पर 1/√3, और टेन की वैल्यू किस पर √3 होती है, देखें टेन 30 1/√3 होता है। तो हम यहाँ कहेंगे थीटा बराबर क्या होना चाहिए यहाँ पर 30 डिग्री। तो सन से एंगल कौन से ऑप्शन में दे रखा है, अब तो इंग्लिश भी लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, 30 दे रखा है एक ही ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट, ओके। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत आसान चैप्टर होता है ये। कहता है एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, क्या कहता है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट इसने कितनी दे रखी है 1.5 मीटर टॉल बता रखा है उसे। तो बनाते हैं यहाँ पर 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर है, ध्यान रखना ऑब्जर्वर मतलब जो देखने वाला है। तो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, अवे है एक टावर है यहाँ पर 25 मीटर अवे, तो इस टॉल बॉय से, इस ऑब्जर्वर से कितनी दूर 20.5 मीटर दूर एक टावर है 22 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी है, इसने कहा है टावर की हाइट है 22 मीटर हाई, ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ आ रही है। फिर क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मैंने क्या कहा था, दो बातों पे ध्यान रखना है, किन बातों पे, एंगल किसका कौन सा, किसका कौन सा पे ध्यान देना है, और कहाँ से बना है। तो पहले देखते हैं हम किसका एंगल की बात कर रहा है, पहले ये कौन से एंगल की बात कर रहा है, एलिवेशन एंगल की, किसका एंगल है, एक एलिवेशन टॉप का, यानी कि इस किसका टॉप है, ये टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि इसे ऊपर देखा जा रहा है, एलिवेशन है तो कहाँ कैसे देखा जा रहा है, इसे ऊपर देखा जा रहा है, कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आई यहाँ होगी, यहाँ से एंगल बन रहा है एलिवेशन टॉप का, सामने भी देखना पड़ता है फिर तो, कितना बन रहा है, इज बताना है कितना बनेगा, इसने तो क्वेश्चन फिर पूछ लिया थीटा निकालने वाला, तो यहाँ पर मान लेते हैं थीटा, 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखेंगे नो इश्यू, ठीक है, लेकिन फिगर तो बनानी पड़ेगी ताकि हमें क्वेश्चन समझ आए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, जितनी साइड हमारी बी सी है उतनी साइड क्या रहेगी हमारी ए ही रहेगी, तो ये भी क्या हो जाएगी 20.5 मीटर। सी डी में से, ये सी डी है, इसमें से अगर इसे घटा दिया जाए, सी को घटा दिया जाए जो 1.5 रहने वाली है, 1.5 को घटा दिया जाए, तो आपको क्या पता लग जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट पता लग जाएगी कितनी आने वाली है, 22 में से क्या घटाना है 1.5 घटाना है, कितना आएगा कोई बता सकता है, माइनस करें और कर कर बताएं कितना आएगा, 20.5 सेंटीमीटर आएगा, नहीं माइनस आती तो सीख लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लखे नीचे पॉइंट होना चाहिए, 0 में से 5 घटाएंगे 5 जाए आएगा, ये 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और वह 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो हमने सही घटाया या नहीं, अच्छा मैंने रिवर्स घटा दिया सॉरी,
तो 1.5 घटाना था, मैंने आंसर को ही घटा दिया। अगर हम 22 में से क्या घटाएंगे 1.5 तो कितना आ जाएगा, वही आना चाहिए। अभी मैंने कहा 0 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 5, 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट टेकेंगे और 2 आ जाएगा। ओके, मैं आंसर में इतना खोया हुआ था कि मैंने यहाँ पर आंसर को ही घटा दिया। तो कितना आएगा यहाँ पर 20.5 आ जाएगा। हमें थीटा निकालना है, ये पी हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें टेन थीटा लगाना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर किसके होता है, पी अपॉन बी। टेन थीटा में थीटा बराबर हमें पता करना है, निकालते हैं ज़रा। टेन थीटा ये तो खुद कर लेंगे अब आप। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 20.5, बी की वैल्यू भी यही है। आंसर क्या गया 1। तो टेन थीटा 1 किस पर होता है, टेन थीटा 1 45 डिग्री पर होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम करेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री। क्या ऑप्शन में दे रखा है ये, यस दे रखा है बी ऑप्शन। अगर ऑप्शन आप लिखकर नहीं आए ना तो टीचर्स आपके मार्क्स काट सकते हैं, तो इसे ध्यान रखना है कि ऑप्शन भी लिखने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स के क्वेश्चन हुए। ठीक है, वैसे तो हम प्रॉपर लिख रहे हैं अभी भी, लेकिन अब और प्रॉपर लिखने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखो इसने पहले बता दिया कहाँ से एंगल बन रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 20 मीटर अवे, पॉइंट के बारे में बता रहा है। एक पॉइंट है ग्राउंड पर 20 मीटर अवे, वहां से किससे अवे है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि एक टावर है, उस टावर से कितनी दूर 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, वहां से क्या कहता है ये देखते हैं। फुट ऑफ द टावर से अगर हम 20 मीटर अवे जाएंगे, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो एक पॉइंट है ग्राउंड पर 20 मीटर अवे, वहां से फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट ऑफ द टावर से दूर है वो 20 मीटर, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्लियरली इसने लिखा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में इनवैलिड मान लिया जाता है, इसने बताया नहीं किसका एंगल बन रहा है। हम लेकिन मान लेते हैं टावर है तो टावर के टॉप का ही एंगल बन रहा होगा। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी है इसने ये पूछा है, सिंपल क्वेश्चन। 60 के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बेस, तो क्या लगेगा टेन थीटा लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो टावर की हाइट क्या है, हाइट ऑफ द टावर वो है ए बी। डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम टावर जो दे रखा है हमें बी सी दे रखा है, बराबर कितना है 20 मीटर। तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखें टेन 60 डिग्री लग रहा है। यहाँ पर पी अपॉन बी मत लिखो, अब लिखो ए बी अपॉन बी सी, नाम लिखो अब साइड्स का। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू सबको याद हो गई होगी, √3 पहले भी यूज कर चुके हैं। टेन 60 की वैल्यू क्या है √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू निकालनी है और बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 20। ओके, 20 की √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी बराबर क्या आ गया 20 √3 मीटर। हमसे पूछा क्या क्या था क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो हम यहाँ पे आंसर कर देंगे हाइट ऑफ द टावर। देखो बहुत लेंथी नहीं पड़ता है अगर आपको लिखना आता है थोड़ा सा, ठीक है, लेंथी नहीं। तो 2 मार्क का है तो इसको लिख दो प्रॉपर तरीके से, कुछ टाइम थोड़ा ना जा रहा है इसमें। ऐसा भी नहीं है आपके पास कम टाइम होता है तो नहीं लिखना पड़ेगा, आंसर इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई आपको रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स दे रही है तो रिप्रेजेंटेशन पे काम करे, रिप्रेजेंटेशन के भी मार्क्स हैं, आपको सारे स्टेप्स शो करने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स को छोड़ दिया जाएगा कैलकुलेशन वाले। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज। देखो जब भी रेशियो की बात करेगा तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि आपको फ्रैक्शन लेट करना होता है। अगर रेशियो की बात करेगा तो किस पे काम करेंगे, फ्रैक्शन पे। तो इसने हाइट और शेडो ऑफ टावर, रेशियो ऑफ हाइट भी टावर की होगी यानी कि शेडो भी टावर की होगी, उसका रेशियो दे रखा है। यानी कि हमें क्या क्या दे रखा है, लेट हाइट ऑफ टावर इसने कह रखा है, और किसका रेशियो दे रखा है, शेडो ऑफ टावर, शेडो ऑफ टावर का रेशियो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है लिख लेते हैं, 1/1 √3। ठीक है, मैंने कहा ना फ्रैक्शन लिखना होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है जब a अपॉन बी अपॉन सी केस दे रखा हो आपको तो क्या करना होता है, ये केस है a डिवाइडेड बाय बी अपॉन सी, डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई, सी ऊपर जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर से, और नीचे वाली संख्या जैसी है वो वैसी रहेगी। तो √3 की 1 से करेंगे ये आएगा, तो रेशियो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए।
अगर रेशियो ये आएगा तो उसके बाद देखते हैं कहता क्या, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। इसने फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन पूछ लिया। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि अगर ये हाइट ऑफ द टावर है √3 यूनिट मान लेते हैं इसे, ठीक है, √3 x यूनिट मान लेते हैं क्योंकि हमें रेशियो दे रखा है, और शेडो जो बन रही है वो नीचे है, यानी कि उसे हम 1 यूनिट मान लेते हैं, यानी कि x यूनिट मान लेते हैं। इसने पूछा थीटा बराबर क्या होगा, तो इसने हमसे यहाँ क्या क्या कह रखा है वो लिख लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर को क्या मानेंगे, हाइट ऑफ टावर का इसने रेशियो दे रखा है, तो यानी कि हमें मानना क्या पड़ेगा, √3x यूनिट मानना पड़ेगा। इस पे ए बी भी लिख देते हैं क्योंकि हमने ए बी टावर की हाइट मानी है। शेडो कितनी मानी है, शेडो ऑफ द टावर, शेडो ऑफ टावर इक्वल टू अगर हम देखें वो हमारी x यूनिट है, और किसके बराबर है ये बराबर है बी सी के, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, थीटा। अब थीटा देखो, थीटा के सामने वाली साइड दे रखी है और बेस दे रखा है। अब इसमें P/B लगेगा फिर से, यानी कि इसमें क्या लगेगा, इन ट्राइंगल ABC फिर से हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। बराबर किसके होता है, P/B, यानी कि यहाँ लिखेंगे क्या, AB/BC। tan थीटा बार बार यूज हो रहा है, आपको याद रखना है। हम क्या होते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, अगर एक ही क्वेश्चन बार बार, एक ही टाइप का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको एग्जाम के टाइम पे कॉन्शियस रहना है कि ये P/B है, इसलिए हम tan थीटा यूज़ कर रहे हैं। अगर इस वाली साइड के बारे में कुछ दे रखा होता है, AC साइड के बारे में, और BC साइड के बारे में कुछ दे रखा होता, तो थीटा के बराबर वाली साइड और हाइपोटेनिस हमें गिवन होता, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस कॉस थीटा का रेशियो वो भी हमें लगाना हो सकता है। आपको एग्जाम में अनकॉन्शियस नहीं हो जाना कि, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ओवर प्रैक्टिस कर रखी है tan थीटा की, तो tan थीटा ही जल्दबाजी में लगा दिया, ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी की वैल्यू दे रखी है √3x, बी सी की वैल्यू दे रखी है x, x से x कट गया, आंसर क्या आ गया √3। tan थीटा √3 कब होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। tan थीटा √3 किस पर होता है, 60 डिग्री पर। तो थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इक्वल टू क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें एंगल ऑफ सन वाले दे रखे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए तो हमें मिल ही रहा है, चैप्टर रिवाइज हो रहा है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से करना है और इन क्वेश्चन को सीरियसली प्रैक्टिस करना है, लाइटली नहीं लेना। ज़्यादा क्वेश्चन एक टाइप के करते हैं तो हम लाइटली क्वेश्चन को लेने लगते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इसने कहा है। टावर बना लिया यहाँ पर, ये हो गया टावर, और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है इसने, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टॉप ऑफ द, कैसा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका है ये, टॉप का है। एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का है, कौन सा एंगल, एलिवेशन का, कहाँ और किसका है, टॉप का बन रहा है। कहाँ से बन रहा है इसने नहीं बताया, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं ये बन रहा होगा कहीं ना कहीं ग्राउंड से। ए बी हो गया टावर, थीटा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लिख लेते हैं यहाँ पर जो जो गिवन है, लेट हाइट ऑफ टावर को मान लेते हैं हम इक्वल टू ए बी, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या मान लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन को मान लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू 30 डिग्री। कहता है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज ट्रिपल्ड, अगर हाइट को ट्रिपल्ड कर दिया जाता है, अभी ये ए बी है, अगर इस हाइट को क्या कर दिया जाए, ट्रिपल्ड कर दिया जाए, मान लेते 3 गुना कर दिया जाए इसे, तो कहता है, क्या कहता है, इफ हाइट ऑफ द टावर इज ट्रिपल्ड देन प्रूव दैट एंगल ऑफ एलिवेशन वुड बी डबल्ड। यानी कि एंगल यहाँ का जो बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, ये रफ फिगर है मैंने बनाई नहीं है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें गिवन है, इफ कंडीशन क्या दे रखी है, इफ हाइट ऑफ टावर, इसे न्यू हाइट लिख देते हैं, न्यू हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाए, इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी हो जाए। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, या वी हैव टू प्रूव भी लिख सकते हैं। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है, सिंपल सी बात है, समझ आ रही है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन नया हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। ओके, करते हैं इस बात को प्रूफ। ओके, एक काम करते हैं, चलो पीछे पेज पे लिख लेता हूँ मैं। तो इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे हम, सोचने वाली बात है। हमें एंगल को डबल दिखाना है, हमें एक
भी साइड नहीं दे रखी, सिर्फ एंगल ही दे रखा है। बस सिंपली कहा है अगर हाइट जो है, ये हाइट जो है, इसको एच से अगर मैं दिखाऊं, ये हाइट अगर 3 गुनी हो जाती है तो आपको दिखाना है ये 2 गुना हो जाएगा। तो कैसे दिखाएंगे? देखो, अगर ए बी के बारे में इसने कुछ कहा कि ए बी कुछ ना कुछ है और इसको ट्रिपल करा, यानी कि बी सी को फिक्स रखा होगा। हाइट को तो डबल करा है इसने, लेकिन बी सी को क्या रखा होगा? फिक्स रखा होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे एक बार दोबारा फिगर बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ए बी हाइट को तो इसने फिक्स रखा है, ओनली हाइट इज चेंज्ड, ओनली हाइट क्या हुई है? इज चेंज्ड, डिस्टेंस इज नॉट चेंज। क्या हुआ है? ओनली हाइट इज चेंज्ड। चेंज की स्पेलिंग कितनी गलत कर दी मैंने, बट डिस्टेंस ऑफ द एंगल ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर angle is formed is not changed, angle is formed is not changed। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ हाइट ही तो चेंज हुई है, एंगल जहां से बन रहा है वो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। देयरफॉर हम कहेंगे देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? टेन इससे पहले 30 बनाते हैं, 30 डिग्री इक्वल टू होना चाहिए इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में टेन 30 डिग्री क्या होना चाहिए? टेन 30 डिग्री ए बी अपॉन बी सी होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1/√3 रहेगी। इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा। बी सी की वैल्यू क्या आएगी? बी सी अपॉन ए बी की √3 से मल्टीप्लाई कर देनी, ये आनी चाहिए। ठीक है, ये हमने निकाला है बी सी तो फिक्स है, बस मैंने एक लाइन लिख दी कि बी सी फिक्स रहने वाली है। ठीक है, नाउ इन न्यू ए बी सी ट्राइंगल, नाउ इन न्यू ट्राइंगल ए बी सी, अगर नए ए बी सी ट्राइंगल में हम देखें टेन थीटा इक्वल टू क्या रहना चाहिए? हमें एंगल नहीं पता, हमें एंगल नहीं पता, उसमें भी क्या रहना चाहिए? 3AB, साइड कितनी हो जाएगी? ट्रिपल, 3AB बराबर अपॉन बी सी आना चाहिए आंसर। हमें बी सी की वैल्यू पता है, बी सी की वैल्यू कितनी है? √3AB, क्योंकि बी सी बराबर है किसके? √3AB। यहाँ पे रीज़न बता देंगे। मैंने एक बात मेंशन नहीं करी कहीं भी कि मैंने थीटा माना है न्यू एंगल, करिए या फिर थीटा मैंने 60 डिग्री माना है। चलो कोई बात नहीं, 60 डिग्री हमें दिखाना है ना, हम दिखा देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, ए बी से ए बी कट जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? 3/√3। इस सिचुएशन को अभी सॉल्व करा तो मैं दोबारा करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। टेन थीटा बराबर क्या आएगा? √3। पहले ही क्वेश्चन में हमने इसे सॉल्व करा, देखो मेरे पास रखा हुआ है, तो इससे आप रिवाइज कर सकते हैं मैंने कैसे सॉल्व करा, इसको समझ नहीं आ रहा। टेन थीटा बराबर √3 किस पर होता है? ये 60 डिग्री पर। हेंस हेंस न्यू एंगल, हेंस व्हेन, वही लाइन लिख देते हैं, व्हेन साइड, या साइड की जगह हाइट लिखते हैं, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी? इज डबल। जब हाइट ऑफ द टावर इज ट्रिपल्ड, सॉरी, हाइट ऑफ द टावर अगर क्या हो जाएगी? ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड ही लिखा था ना, हाइट ऑफ द टावर इज ट्रिपल्ड, देन एंगल इज डबल्ड। एंगल क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। तो जो पहले मैंने क्या करा इसमें एक बार रिकॉल करा देता हूँ। आप वैसे वीडियो को पीछे ले जाकर भी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसने सिंपल सी बात कही थी, जब हाइट एक टावर की कुछ पर्टिकुलर है, जब 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, अगर हाइट को ट्रिपल्ड कर दिया जाए, हाइट को 3 गुना कर दिया जाए, बेस चेंज नहीं होने वाला है, हाइट को 3 गुना कर दिया जाए, तो प्रूव करो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो मैंने नई साइड 3B से, पहले मैंने बी सी निकाल ली जो चीज़ फिक्स थी, फिर मैंने न्यू साइड 3B, 3 गुना जो ए बी की थी 3AB, उसकी हेल्प से मैंने एक नया एंगल निकाला और प्रूव हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है द टॉप्स ऑफ द टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड सबटेंड एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, देन फाइंड x इज टू y। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले दोबारा पढ़ते हैं। द टॉप्स ऑफ द टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y, दो टावर हैं x और y जो है हाइट वाले,
एक की हाइट x है, कुछ लिखा नहीं, x और y के बाद मान लेते हैं एक x है एक y है, छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्या था, स्टैंडिंग ऑन लेवल, लेवल ग्राउंड पर स्टैंड कर रहे हैं, लेवल ग्राउंड हो गया जिस पर स्टैंड कर रहे हैं। सबटेंड एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। सेंटर है ये मान लिए टावर ए बी और सी डी, उनका सेंटर हो गया ये पी पॉइंट, सेंटर यानी कि दोनों तरफ ये डिस्टेंस बराबर होने वाला है। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, एक का बन रहा है एंगल 30 डिग्री और एक का बन रहा है एंगल 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो 30 डिग्री बन रहा है किसका, एक्स के सामने वाले का, और 60 डिग्री बन रहा है किसका, वाई के सामने वाले का। तो ऑब्वियसली 60 के सामने वाला बड़ा होगा वाई, लेकिन अगर आपने फिगर गलत भी बना दी तो कोई इशू नहीं, मार्क्स नहीं कटते उस पर। फिर क्या कहता है, देयर फीट फाइंड एक्स इज टू वाई, हमें एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। तो पहले लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, हाइट ऑफ वन टावर, हाइट ऑफ वन टावर, एक टावर की हाइट को मानते हैं हम ए बी इक्वल टू एक्स। हाइट ऑफ अदर टावर, अदर टावर की हाइट को क्या मान लेंगे हम, अदर टावर इक्वल टू मानेंगे सी डी इक्वल टू मानेंगे वाई। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, पी इस पी, मिड पॉइंट इस पी, मिड पॉइंट को मान लेंगे पी। ठीक है, क्योंकि पी क्या है, अब देखो इसके बाद फाइंड करना शुरू करते हैं। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टू फाइंड एक्स इज टू वाई, डेट इज, जब भी रेशियो पूछेगा फोकस किस पे करना है, फ्रैक्शन पे, एक्स अपॉन वाई आपको निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखें ज़रा। अब इसको लिखते हैं हम, पहले एक ट्राइंगल पिक करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी। आप कह रहे हैं सर आप सीधे स्टेप लेना शुरू करें, बताओ तो सही क्या करना है। ये दोनों ट्राइंगल में लिंक बनाने का काम करेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या हिस्से रहेंगे, बराबर। तो इसकी हेल्प से मैं बी पी और सी पी निकालने वाला हूँ। पहले एक ट्राइंगल ए बी पी लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी, इसके सामने वाली साइड हमें गिवन है थीटा के सामने, और थीटा के बराबर वाली का से लिंक बनाना है। तो क्या लगाना पड़ेगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर फिर बेस, हमें लगाना पड़ेगा यहाँ tan 30 डिग्री बराबर किसके रहेगा, ए बी अपॉन बी पी। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बराबर, ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स, बी पी की वैल्यू कितनी है, बी पी की वैल्यू कुछ नहीं, ठीक है, पता ही नहीं हमें। तो बी पी की 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बी पी, और एक्स की √3 से कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा √3 एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल चेंज करते हैं, इन ट्राइंगल सी डी पी, सी डी पी ट्राइंगल में अगर हम देखें, सी डी पी ट्राइंगल में tan 60 लगाना पड़ेगा, 60 के सामने वाली साइड ये बने, इससे लिंक बनेगा। तो tan 60 बराबर किसके हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा सी डी अपॉन सी पी। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 बराबर, सी डी बराबर क्या है वाई, सी पी बराबर नहीं पता, सी पी की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, √3 को इधर ले आएंगे। ओके, तो जब हम सी डी की मल्टीप्लाई सी पी की मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो सी पी √3 आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, √3 सी पी इंटू वाई, √3 डिवाइड में आ जाएगा, तो सी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी पी इक्वल टू आ जाएगा वाई अपॉन √3। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्योंकि कौन कौन सी साइड बराबर है, बी पी साइड सी पी के बराबर है, सिंस बी पी इक्वल है सी पी के, इसको इक्वेशन 3 मानना, सिंस पी इज अ मिड पॉइंट। तो 3 इक्वेशन बन गई, तो ये दोनों बराबर हैं, तो सी पी की जगह क्या लिख सकते हैं, इस सी पी की जगह लिख सकते हैं हम ये, हम लिखेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से देखो सी पी की जगह क्या लिख सकते हैं वाई अपॉन √3, और बी पी की जगह क्या लिख सकते हैं, याद है किसी को, बीपी की जगह हमारा आंसर आया था, बीपी की जगह हमारा आंसर आया था √3, तो यहाँ लिखेंगे √3 एक्स। करना क्या है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 किधर कराएंगे, √3 एक्स की मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे, तो एक्स से तो हो नहीं सकती, लेकिन √3 से होगी तो क्या हो जाएगा 3x, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, और साथ में कहीं x लिखा है तो x तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू वाई। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, x अपॉन वाई निकालना है, तो 3 तो पहले इधर भेज लो, y/3 हो जाएगा, और y के साथ मल्टीप्लाई में 1 कर लो, y को इधर भेज लो, x अपॉन वाई किसके बराबर आ गया 1/3, तो x इज टू वाई किसके बराबर आ जाएगा 1:3, और आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आया होगा।
अब अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, थोड़ी सी जगह बची है, इसको इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान होने वाला है, जैसे कि अभी तक सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द रॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ द फुट ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, कैसा एंगल है एलिवेशन का, किसका है, टॉप ऑफ द रॉक, रॉक के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये रॉक मान लेते हैं, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, टॉप ऑफ द रॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ द फुट ऑफ द, किससे बन रहा है, फ्रॉम द टॉप एंड फुट, दो जगह से बन रहा है, टॉप से भी बन रहा है और फुट से भी बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर, एक 100 मीटर हाई टावर है, उसके टॉप से और उसके फुट से, ठीक है, इसको ग्राउंड से टच कर लेते हैं। 100 मीटर हाई टावर है, ए भी लिख लेते हैं। इसने क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखी है छोटी सी, एंगल्स नहीं लिखा, एंगल्स ऑफ एलिवेशन। अगर ये कहता ना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बन जाती बच्चों को। तो अभी एज्यूम कर लेते हैं कि ये एस लिखना भूल गया है। तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन क्या क्या दे रखे हैं, टॉप से ही दे रखा, टॉप और फुट से दे रखा है, फ्रॉम दे रखा है तो पता रखे कहाँ से, किसका है, इसका, यानी कि एलिवेशन तो ऊपर देख रहे होंगे, तो ऊपर एक बार देख रहे हैं इसे टॉप ऑफ द रॉक से, और ऊपर इसे एक बार देख रहे हैं किससे, फुट ऑफ द टावर से। तो पहले टॉप ऑफ द टावर से देख रहे हैं, फिर फुट ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, टॉप ऑफ द रॉक। ये रॉक है, समझाने के लिए बता देता हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती। कितना कितना है, इसको भी सामने देखना पड़ेगा। यहाँ तो बन रहा है 30 डिग्री और यहाँ बन रहा है 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक, रॉक की हाइट निकालनी है, इसे हम ई मान लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो लेट करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर जो है ना, इसने दो जगह दे रखी है, देखो ये तो, एक तो ए बी नज़र आ रही है हमें, और ए बी बराबर बी सी, सॉरी सी रहने वाला है, तो ये भी साथ के साथ लिख दो, इक्वल टू क्या आएगा, 100 मीटर आएगा, ठीक है, इसको काट के इधर लिख सकते हैं पास में, 100 मीटर आ जाएगा, तो 100 मीटर आ गया। हाइट ऑफ रॉक कितनी रहने वाली है, जो इसने पूछ रखी है, वो रहने वाली है हमारी सी डी, ठीक है। डिस्टेंस कितना आने वाला है इनके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन रॉक एंड टावर, रॉक एंड टावर इक्वल टू क्या आने वाला है, इक्वल टू सी डी आने वाला है, ठीक है, बी सी आने वाला है, सॉरी ये आने वाला है। अब कैसे निकाले, क्वेश्चन ये है निकाले कैसे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे अगर आपको डी पता लग गया तो सब पता लग गया, और ये ध्यान रखना बी सी बराबर ए, ये एक चीज़ है गई मिस करने के लिए, अगर डी पता लग गया तो इसमें ये जोड़ देंगे, तो पता ही है ना हमें 100 मीटर है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आपको क्या पता लग जाए, डी पता लग जाए, तो आपको सब पता लग जाएगा। लेकिन डी का लिंक देखो, एक तो इस ट्राइंगल के अंदर इस साइड से और किसी साइड से नहीं है, और ये साइड हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता है इस साइड का लिंक इस साइड से, नीचे वाली साइड से, दोनों बराबर है, और इस वाली साइड का लिंक दूसरे ट्राइंगल से, यानी कि दो चीज़ें बराबर हैं, और इन दोनों का लिंक दो ट्राइंगल से बन रहा है, और हमें निकालना क्या है, डी। तो दो ट्राइंगल लेते हैं, पहले पहले एक छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, एन ट्राइंगल डी ए या ए डी ई ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें, टेन 30 डिग्री इक्वल टू किसके होगा, डी अपॉन ए ई, 30 के सामने परपेंडिकुलर, अपॉन क्या करेंगे, बेस करेंगे, तो डी अपॉन बी ये हमारा हो जाएगा। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू नहीं पता। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, डी की √3 से कर देते हैं, √3 डी आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लिंक बनाना है हमें, ए और बी सी लिंक बनने का काम करेगा। आप ट्राइंगल चेंज करते हैं, एन ट्राइंगल, आप ट्राइंगल लेते हैं बड़ा वाला, एन ट्राइंगल बी सी डी, एन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल के अंदर हमें tan 45 की वैल्यू निकालनी है। tan 45 किसके बराबर आएगा, उसके सामने है परपेंडिकुलर, उसके बीच नीचे है बेस। मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको ध्यान से देखना है, 45 के सामने परपेंडिकुलर और बेस का लिंक बनाना है। तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan 45 यहाँ पर लगाएंगे, ये किसके बराबर होगा, सी डी अपॉन बी सी। दोबारा मैं याद दिलाता हूँ आपको, यहाँ पर हैबिचुअल नहीं हो जाना है tan का यूज़ करने का, कभी कभी cos का यूज़ भी हो जाता है, कभी कभी साइन का यूज़ भी
हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, वरना एग्जाम में आप डेफिनेटली गलती करेंगे। 1045 यानी कि 1, सी डी अपॉन क्या आएगा, बी सी आएगा। बी सी की 1 से मल्टीप्लाई करा दें अगर हम, तो बी सी बराबर आ गया सी डी। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसके बाद आगे देखते हैं। क्योंकि क्योंकि एक चीज़ और है यहाँ पर, जो हमारा ए ई था वो किसके बराबर था, बी सी के। तो यहाँ लिख लेते हैं ए ई बराबर है किसके, बी सी के। इसको मान लो इक्वेशन 3। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ए ई की जगह क्या लिखें, ए ई की वैल्यू कितनी थी, √3d। तो ए ई की जगह लिखते हैं √3d इक्वल टू, बी सी की जगह क्या लिखना है, बी सी की जगह लिखना है सी डी। सी डी लिख देते हैं, बी सी की जगह क्या लिखना है, सी डी। सी डी की वैल्यू देखो, सी डी के अगर 2 टुकड़े करें तो सी और ई डी आता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सी डी के टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, सी प्लस डी आएगा। अब देखो डी वाली टर्म को एक साथ ले आते हैं, √3d माइनस डी इक्वल टू, और सी की वैल्यू किसके बराबर थी, इसकी वैल्यू हमें पता है किसके बराबर थी, 7 के बराबर थी। 7 की थी, सॉरी 100 मीटर की थी। किसके बराबर थी, 100 मीटर के बराबर थी। मैं भी कुछ भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 100 मीटर के बराबर थी, ये बात हमें पता है। हमें डी की वैल्यू निकालनी, तो डी कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा √3 और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। जब पूरी संख्या कॉमन लेते तो 1 बचता है, इक्वल टू 100 आ जाएगा। डी इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 100 को √3 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। ऐसे नहीं छोड़ना है आंसर, क्योंकि रैशनलाइज करना होता है यहाँ पर, ऐसे आंसर नहीं छोड़ा जा सकता। रैशनलाइजेशन का तरीका हमने बचपन से सीखा है, बचपन से नहीं सीखा है मतलब क्लास 9 से सीखा है, मजाक कर रहा हूँ मैं। देखें 100, तो हमें करना कैसे होता है रैशनलाइज, जो संख्याएं लिखी हैं कॉपी कर लो, माइनस की जगह प्लस का साइन बना लो। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस बी का स्क्वायर, 100 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 100 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 50। आंसर आ गया 50 इंटू √3 प्लस 1। इतना मीटर हमारी आ गई डी की वैल्यू। हमें निकालना क्या है, अभी आंसर नहीं निकला है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसे छोड़कर सोचते हैं आगे आंसर। हमें निकालना है हाइट ऑफ रॉक। तो हाइट ऑफ रॉक किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ रॉक इक्वल टू हो जाएगी सी प्लस डी। सी की वैल्यू क्या आई है, सी की वैल्यू तो हमें दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 100 प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी आई है 50 प्लस 50 इंटू √3 प्लस 1। अब करना क्या है, 100 और 50 में 50 कॉमन है, बचेगा क्या है, जब 100 में से 50 कॉमन लेंगे 2 प्लस 50 तो कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा √3 प्लस 1। ठीक है, अब लास्ट है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप थोड़ा ठीक तरीके से लिख लेना। मैं अगले पेज पे नहीं जा रहा हूँ, अगला पेज खत्म हो चुका है, नेक्स्ट पेज पे नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करनी है, 2 और 1 3 हो जाएगा, जगह नहीं बचानी है, लालच नहीं करना है। मैं थोड़ा सा लेकिन लालच कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 50 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, सभी कैलकुलेशन करते रहे। ठीक है, इतनी अच्छी भी कैलकुलेशन नहीं है मेरी जो आप आंख बंद करके भरोसा करते जाए। तो अगर कहीं गलती निकलती है ज़रूर बताएं मेरी कहाँ पर गलती है। ओके, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप 10 मीटर above the water level observes the angle of elevation of the top of the hill as 60 degree and angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ships and the height of the hill. मैं क्या करता हूँ, पहले ना रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन। कभी कभी जब मैं क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहा हूँ तो उसे पूरा रीड कर देता हूँ, फिर उसको दोबारा पढ़ता हूँ। क्योंकि पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। दूसरी बार में हम ध्यान से पढ़ पाते हैं और ज़्यादातर सही आंसर निकाल पाते हैं, सही आंसर के नज़दीक होते हैं। तो वही काम आपको करना चाहिए, एक सजेशन है, आप ट्राई करके दे सकते हैं कि आपको बेनिफिशियल है या नहीं है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप, शिप के डेक पे खड़ा हुआ है। अब हमें नहीं पता शिप कैसा है, हमें तो लाइन से मतलब है। ये रहा शिप और उसके डेक पर एक इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पर। 10 मीटर अबव द वाटर लेवल ऑब्जर्व, कितनी ऊपर है 10 मीटर ऊंचाई पर है। ऑब्जर्व करता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर देख रहा है। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप का, ये टॉप है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है वो 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल,
हिल के बेस का, ये बेस होगा इसका हिल का, ये हिल है ना, ये हिल है तो इसका बेस हो गया। डिप्रेशन नीचे देखना है और सामने देखना है, कितना एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ऊपर देखा सामने देखा, एलिवेशन कितना बना 60 डिग्री। मैंने बताया अभी कहाँ से बन रहा है, उसने पहले बताया। जरूरी नहीं है हमेशा पहले बताएगा कहाँ से बन रहा है, कभी कभी पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बता देगा फिर बताएगा कहाँ से बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक सेम जगह से, डिप शिप का एक डेक है। अब आपको यहाँ इतना दिमाग नहीं लगाना डेक कैसा होता है, कहाँ खड़ा होता है, इतनी बात तो समझ आ ही रही है आपको, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट का बन रहा है, ठीक है, उस रॉक के उस हिल के, ठीक है। सामने देखेंगे नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऊपर वाले से भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। फिर पूछता क्या है, डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। इसने डिस्टेंस पूछ रखा है, डिस्टेंस कितना है शिप का, और पूछ रखा है हाइट ऑफ द शिप कितनी है, सॉरी हिल कितनी है। पहले लेट कर लेते हैं नाम वगैरह, ABCD E सेम फिगर सी लग रही होगी आपको लगभग, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है अगर हम देखें इस फिगर में, मतलब बहुत डिफरेंस है ये तो, कोई बात नहीं, करते हैं लेट। क्या लेट करना है, शिप की हाइट जो है, हाइट ऑफ द डेक, हाइट ऑफ डेक जहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है उसको हमने मान लिया यहाँ पर वो है 10 मीटर है, 10 मीटर ये माना क्या है, बराबर AB। और हाइट ऑफ द हिल को मान लेंगे, हाइट ऑफ हिल जो है इसको हम मान लेंगे CD के बराबर, जो कि CD के बराबर ही है। इसके दो टुकड़े जरूर हैं, C प्लस ED, C प्लस ED इसको और मान सकते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ द CD जो है C और ED का सम रहेगा। इसके अलावा डिस्टेंस इसने पूछ रखा है तो उसको ही मान लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा रहेगा BC इक्वल टू AE। उसने डिस्टेंस तो बता ही रखा है किसके बीच का, तो इतना भी आपका चलेगा। करते हैं ज़रा, एक चीज़ नोटिस करें अगर आप, AB तो 10 मीटर है ही, साथ में EC भी 10 मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी जगह मेरे लिए कम हो गई है। मैं ना यहाँ पर जब लिखता हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है कभी कभी यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो मैं जगह छोड़ देता हूँ, वरना इस फिगर को सबसे राइट में बनाओ ताकि यहाँ लिखने की जगह रहे एग्जाम में, ओके। ये आपको गलती नहीं करनी, मैं यहाँ पर जगह छोड़ देता हूँ, कभी कभी कैलकुलेशन सिखानी पड़ जाती है उन क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ आगे देखते हैं हम। अब हमें एक ट्राइंगल चूज करना है, हमें ये तो पता लग गया 10 मीटर रहेगा, इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम इन ट्राइंगल AEC लिखेंगे और इसमें लिखेंगे, देखो हमें 30 के सामने वाली साइड पता है, यानी कि परपेंडिकुलर पता है, निकालना क्या है बेस, तो लगाएंगे क्या, tan 30 डिग्री लगाएंगे, इक्वल टू किसके रहेगा, C अपॉन AE। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 10 है, AE की वैल्यू नहीं पता, AE की 1 से मल्टीप्लाई करनी है, √3 की 10 से करनी है, 10√3 मीटर आ जाएगा। ये तो आ गई हमारी, हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस पता लगे, इसका लिंक है हमारा डी के साथ, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल चेंज, इन ट्राइंगल ADE क्या लगाएंगे, थीटा के सामने वाली साइड हमें दे रखी है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो tan 60 डिग्री लगाना पड़ेगा, D अपॉन AE रहेगा। tan 60 की वैल्यू √3 है, D की वैल्यू निकालनी है, AE की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली tan√3, ठीक है। इसको यहीं पे कर देता हूँ मैं, दूसरे पेज पे नहीं जा रहा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, D इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाई tan√3, √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 10 आएगा। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा, मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन वाली आपको सिखाई हैं, तो आपको अभी तक कैलकुलेशन कनेक्ट करने लग जानी चाहिए, ओके। और आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ, और वीडियो को फास्ट कर सकते हैं अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ। तो D बराबर 30 मीटर आ गया। अब हमें जो जो चीज़ें बतानी थी वो बता देंगी। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आया हमारा tan√3 मीटर। इसने कोई भी कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट वाली नहीं दे रखी, कभी कभी ना अप्रॉक्सीमेटली भी लिख देता है, तब आपको √3 की वैल्यू भी लिखनी होती है यहाँ पर। फिर इसने कहा था हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ हिल कितनी है, हाइट ऑफ हिल जो है वो आएगी D प्लस EC। देखिए ज़रा, D प्लस EC, D की वैल्यू कितनी आई 30, EC की वैल्यू कितनी थी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा और कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।